नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टाइमिंग ऑफ मैरिज सीरीज के अंदर। आज हम टाइमिंग ऑफ मैरिज करेंगे नेटिव की, और वो हम करेंगे यूजिंग पाराशरी, जेमिनी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी की सभी विधाओं को मैं यहाँ पर इस कुंडली के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। आप शुरू से एंड तक समझिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सभी कंसेप्ट को बताऊं। ऑल दो क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रेजेंट जो कर रहा हूँ, इसको करने के लिए मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मगर इस पर मुझे कई घंटे काम करने के बाद मैं उन कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। ये टाइमिंग ऑफ मैरिज कर रहे हैं नेटिव की, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1997। टाइम ऑफ बर्थ है 1929 PM। 1929 ऑब्वियसली PM होगा, 7:29 PM, सोलापुर, महाराष्ट्र। तो अब इसको हम एनालिसिस करते हैं फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा सा मैं एजुकेशन भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि नेटिव का जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, और लग्न लॉर्ड उसको लग्न को देख रहा है। जब भी किसी भी हाउस को उसका लॉर्ड देख ले तो वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है। तो लग्न लॉर्ड लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, और किसी भी तरीके के और किसी भी प्लेनेट का इस पर लग्न पर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है, इसलिए नेटिव का लग्न क्वाइट स्ट्रांग है। दूसरी चीज अब मैं देखता हूं लग्न लॉर्ड को। तो लग्न लॉर्ड यहाँ पर मरकरी है। तो लग्न लॉर्ड मरकरी बेसिकली मरकरी वर्गोत्तम नहीं है, सॉरी। लग्न लॉर्ड मरकरी आपका केंद्र भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, मगर ये रेट्रोगेट है, और लग्न लॉर्ड को रेट्रोगेट सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो लग्न लॉर्ड खुद भी रेट्रोगेट है, और उसको एक रेट्रोगेट प्लेनेट सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे होगा क्या? इससे होने वाला यह है कि इस नेटिव को आफ्टर थॉट्स आएंगे। जब भी ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो डिसीजन लेने के बाद इनके दिमाग के अंदर वापस से कोई चीज आएगी कि या तो ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया, या वापस से उसी जगह पर वापस जाने की ये सोचेंगे कि मैंने ये चीज छोड़ी है तो मैं इसको फिर से करूं। और लग्न लॉर्ड रेट्रोगेट होने से लाइफ के ऑलमोस्ट ऑल द इवेंट्स में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल होगी या खींचतान होगी, उसके बाद ही इवेंट प्रॉपरली हो पाएंगे। मतलब स्मूथली कोई भी इवेंट नहीं होंगे, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लग्न स्ट्रांग है, इसलिए इनकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। अब इसको सैटर्न इनके लग्न लॉर्ड को फर्दर देख रहा है, तो सैटर्न भी इनके लाइफ से रिलेटेड इवेंट को थोड़ा डिले करने की कोशिश करेगा। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मैरिज की, ये एनालिसिस है, मगर सबसे पहले मैं एजुकेशन की बात यहां पर करूंगा और प्रोफेशन की थोड़ी सी बात करूंगा। तो एजुकेशन के लिए जो भाव देखा जाता है वो फिफ्थ हाउस देखा जाता है। फिफ्थ हाउस के अंदर 7 साइन है, और इसको यदि मैं ध्यान से एनालाइज करूं तो इसको ना ही तो सैटर्न देख रहा है, ना ही जुपिटर देख रहा है, ना ही मार्स देख रहा है, इसको मून देख रहा है यहाँ पर 7th एस्पेक्ट से। और मून इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, पक्ष बली है। तो एक शुभ ग्रह 7वें भाव को देख रहा है, 7वें भाव को मून देख रहा है, और 7वें भाव का लॉर्ड एक्चुअली वीनस है। तो दो सॉफ्ट प्लेनेट 7वें भाव से रिलेटेड है। तो इस नेटिव की जो एजुकेशन है वो या तो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स टाइप होनी चाहिए, इंजीनियरिंग टाइप एजुकेशन नहीं होगी। ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड एजुकेशन होगी। फर्दर हम देखते हैं कि जो इनका फिफ्थ हाउस अच्छा है, फिफ्थ लॉर्ड पर जब हम पहुंच जाते हैं तो फिफ्थ लॉर्ड को मैं देखता हूं, वीनस तो 8वें भाव के अंदर चला गया है। तो फिफ्थ लॉर्ड 8वें भाव में गया है, तो इनकी एजुकेशन के अंदर स्ट्रगल्स रही होंगी, ऑन ऑफ एजुकेशन चलती रही होगी। जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी एजुकेशन नहीं रही होगी। कभी आपकी स्ट्रीम चेंज की होगी इन्होंने, या इनके दिमाग के अंदर अलग अलग तरह की चीजें चलती रहेंगी। जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, तो जुपिटर एक्चुअली मैनेजमेंट का कारक है, एडवाइस का कारक है। तो और जुपिटर का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, इसलिए जुपिटर एक्चुअली लॉ का भी कारक है, जुडिशरी का भी कारक है जुपिटर। तो उससे भी रिलेटेड इनकी एजुकेशन बनती है यहाँ पर इस कुंडली को देखकर। मार्स भी यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली, तो उसके अंदर टेक्निकल भी होगा डेफिनेटली।
जो भी एजुकेशन लेंगे उसके अंदर तो मल्टीपल टाइप की डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन होंगी, क्योंकि देखिए फिफ्थ हाउस पे मून का इन्फ्लुएंस है, फिफ्थ लॉर्ड वीनस है, दो सॉफ्ट टारगेट है, तो वो एक एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जुपिटर आपके फिफ्थ लॉर्ड के साथ आकर बैठ गया है, तो जुपिटर आपका मैनेजमेंट टाइप एजुकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर इसके मार्स का भी इन्फ्लुएंस है, तो मार्स थोड़ा टेक्निकल टाइप एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर का इन्फ्लुएंस होने की वजह से एक और चीज होने वाली है कि जुपिटर इनको जुडिशरी की तरफ भी डाइवर्ट कर सकता है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन हो सकती है। और जुपिटर के साथ यहाँ पर मार्स बैठा है, तो मार्स जनरली क्या करता है, आपका टैक्सेशन या क्राइम टाइप जुडिशरी की तरफ भी भेज सकता है, तो क्रिमिनल लॉयर भी हो सकते हैं। इस तरीके का हम कोई भी कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं बुद्धि का कारक जो होता है मरकरी, वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है और जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है, न्यूट्रल साइन में, और उसे सैटर्न यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इनका जो भी डिसीजन है, मैं पहले ही बताया था रेट्रोगेट प्लेनेट है, तो वो इनके जो भी डिसीजन है एजुकेशन से रिलेटेड, आई डोंट नो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनमें क्लैरिटी नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ डिले रहा होगा, आफ्टर थॉट रहा होगा, क्योंकि इनका जो बुद्धि का कारक है, माइंड का कारक है, और लंग लॉर्ड दोनों ही रेट्रोग्रेट हैं, तो एक क्लियर कट डायरेक्शन जनरली लैक की होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोफेशन से रिलेटेड। तो करेंटली इनकी जो दशा है, अंतरदशा है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो अंतरदशा इनकी अभी चल रही है, सन की महादशा चल रही है करंटली, और सैटर्न की ये अंतरदशा है 4 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद मरकरी की अंतरदशा इनकी शुरू हो जाएगी। तो सैटर्न इनके 10th हाउस के अंदर है, सैटर्न 10वें भाव के अंदर है, तो सैटर्न की जो अंतरदशा है उसमें इनको कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट सर्टेनली हुआ होगा। सैटर्न की अंतरदशा जाते ही इनकी अंतरदशा शुरू हो जाती है लग लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड की। तो यहाँ पर इनके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मरकरी की अंतरदशा के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, जो भी होंगे आफ्टर अप्रैल 2024। अब मैं आ जाता हूं बिल्कुल ही मैरिज की टाइमिंग पर। तो मैरिज की टाइमिंग के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा इनका 7th हाउस। तो 7th हाउस के अंदर लग लॉर्ड मरकरी प्लेस्ड है, और 7th हाउस को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो मैरिज में थोड़े डिले को रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहले मैं इनकी एज ऑफ मैरिज करूंगा, या मैं भृगु नंदी नाड़ी कंसेप्ट भी लगाने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने नहीं लगाया था, आज मैं चारों चीजें लगाऊंगा, भृगु नंदी नाड़ी कंसेप्ट भी लगाऊंगा, जैमिनी भी लगाऊंगा, केपी भी लगाऊंगा, पाराशरी भी लगाऊंगा। आपको यहाँ पर सब कुछ सीखने को मिलेगा। भृगु नंदी नाड़ी कंसेप्ट से हम एज पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नेटिव की मैरिज किस एज में होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मार्स से देखते हैं हम प्रोग्रेशन को। जुपिटर जब भी प्रोग्रेशन में मार्स को इन्फ्लुएंस करता है, उस वक्त पर नेटिव की मैरिज हो सकती है उस एज के अंदर। जो भी एज आती है उससे एक साल पहले या अगले साल, इस तरीके से मैं एज डिसाइड करता हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुपिटर का प्रोग्रेशन होता है, जुपिटर कुंडली में जहां पे भी हो, 1 से 12 साल तक वो उसी भाव से प्रोग्रेशन शुरू करता है। तो जुपिटर 8वें भाव में यहाँ से प्रोग्रेस करेगा, तो 1 से 12 साल में यहाँ पे आ जाएगा। 13 to 24 ईयर वो नेक्स्ट हाउस से प्रोग्रेस करेगा, वो एज इनकी निकल चुकी है। अब वो 25th ईयर से यहां से प्रोग्रेस करेगा, तो ये 25th ईयर होगा जुपिटर का प्रोग्रेशन का, ये 26th ईयर होगा। कंसेप्ट क्या है, मार्स से जब भी 5, 7, 9 और मार्स वाले भाव के अंदर जुपिटर प्रोग्रेशन में जब भी पहुंचेगा, उस समय पर नेटिव की मैरिज हो सकती है उस एज में। मार्स को मैं कुंडली में देख लेता हूँ, ये यहाँ पर है, तो इससे 5वां भाव यदि मैं देखूंगा, तो एक तो जब जुपिटर प्रोग्रेशन में इसी भाव में आएगा तब मैरिज होगी। फिर 5वां भाव देखता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 जुपिटर में प्रोग्रेशन पे यहाँ पे आएगा तब मैरिज होगी। 6, 7 जुपिटर प्रोग्रेशन में यहाँ पे आएगा जब मैरिज होगी। 8, 9 जुपिटर प्रोग्रेशन में यहाँ पे आएगा तब मैरिज होगी। तो जुपिटर प्रोग्रेशन में जब भी 2, 4, 6 और 10 साइन में आएगा तब मैरिज होगी। अब मैं इसका प्रोग्रेशन लगाता हूँ। जुपिटर 1 से 12 साल में इसी भाव से ट्रांजिट प्रोग्रेस किया था, 13 से 24 साल पर यहाँ पे किया था, 25वें साल में यहाँ पे था, 26वें साल में यहाँ पे था, 27वें साल में यहाँ पे आएगा, 28वें साल में यहाँ पे आ जाएगा, और 29वें साल में ये जुपिटर प्रोग्रेशन में इस पर्टिकुलर भाव के अंदर चला जाएगा। नेटिव की मेरे पास अभी क्वेरी आई है, और अभी क्वेरी आई है तो ये मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इनकी
करेंटली क्वेरी आई है, तो अभी ये पढ़ रहे हैं इतना भी मुझे मालूम है। तो मैं इस ईयर की इनकी मैरिज की टाइमिंग नहीं करूंगा, मैं टाइमिंग करूंगा इनकी 28 से 29 ईयर के बीच की। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे 29 आ रहा है, तो 29 आ रहा है तो इनकी मैरिज 28 या 30th ईयर में किसी में भी हो सकती है आसपास। तो मैं इनकी मैरिज की टाइमिंग करने की कोशिश करूंगा। अभी इनकी एज है एक्चुअली 10, 12 to 97 है, तो 27th ईयर चल रही है, तो 28th ईयर में इनकी मैरिज पॉसिबल है, ऐसा मैं यहाँ पर मान के चलूंगा। तो 28 ईयर के हिसाब से मैं इसको आगे एनालाइज करूंगा। अब हम देखते हैं लग लॉर्ड मरकरी प्लेस्ड है आपका यहाँ पर रेट्रो सैटर्न इसको देख रहा है, तो वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 7वें भाव का लॉर्ड जुपिटर 8वें भाव के अंदर चला गया, देखिए 8th हाउस में, और वो आपका नीच का भी हो रहा है, मगर वहां पर उच्च का मार्स बैठा हुआ है, इसलिए नीच भंग हो गया यहाँ पर। साथ साथ यहाँ पर 8वें भाव में कई तरीके के राजयोग बन रहे हैं। ये जुपिटर का नीच भंग राजयोग बन गया, पहली बात तो। दूसरा यहाँ पर देखिए जो 6th लॉर्ड 8वें भाव के अंदर चला गया, तो ये विपरीत राजयोग भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। 12th लॉर्ड भी 8वें भाव में चला गया, तो फिर से विपरीत राजयोग होने वाला है। तो इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे सडन इवेंट होने वाले हैं, बहुत सक्सेस मिलने वाली है अचानक ही, आउट ऑफ फेलियर, जहां इनको कोई होप नहीं होगी वहां से एकदम से इनको सक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसे चांसेस इनकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं। जब लगेगा कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, तो वो चीज अचानक से इनकी लाइफ के अंदर हो जाएगी। इनको अपना मन स्ट्रोंग करना पड़ेगा, मगर क्योंकि इनके मून पर एक्चुअली इन्फ्लुएंस है मार्स का, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है मून को 4th दृष्टि से। तो मून पर जब भी मार्स का इन्फ्लुएंस होता है, तो थोड़ा सा पर्सन के अंदर एक तरीके से हम ये मान सकते हैं उसके अंदर एरोगेंस आ जाती है, वो जल्दी से दूसरों की बात को उतना इजीली मानता नहीं है, एग्री नहीं करता। अब इनके बारे में ये है या नहीं मुझे नहीं पता, पर भी ऐसा होता है कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं ये नेटिव मांगलिक भी बनती है यहाँ पर कुंडली के अंदर, मगर जुपिटर जब मंगल के साथ बैठा हो तो वो मांगलिक दोष को नलीफाई कर देता है काफी हद तक, इसलिए मैं मांगलिक दोष को यहाँ पे नलीफाई कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब हम आ जाते हैं 7th हाउस का लॉर्ड की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक तो 8वें भाव में चला गया, फिर वो मार्स से अफ्लिक्टेड है, मगर वहां पर चलो वीनस भी है, तो ये न्यूट्रल काइंड में लूंगा, इसको बहुत अच्छा कंसिडर करके नहीं चलूंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग बन रहा है 5वें और 7वें भाव के लॉर्ड, 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। 5th लॉर्ड हो गया आपका वीनस, 7th लॉर्ड जुपिटर है, दोनों कंजंक्टेड है 8th हाउस के अंदर। तो 5th और 7th लॉर्ड का जब भी कंजंक्शन हो तो नेटिव की लव मैरिज हो सकती है। D9 चार्ट में यदि मैं जाता हूं तभी भी मैं देखता हूं कि इनका 5th लॉर्ड मून और 7th लॉर्ड मरकरी भी केंद्र में जाकर कंजक्टेड हो गया, तो ये लव मैरिज चांसेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये कुंडली इंडिकेट करती है कि नेटिव की लव मैरिज भी हो सकती है। D9 चार्ट को मैं एनालाइज करता हूं, तो D9 चार्ट में दो बेनिफिक प्लैनेट इस कुंडली के लिए केंद्र स्थान में बैठे हैं, तो इनको मैरिज से रिलेटेड सुख रहेगा। जब भी आपके किसी भी डिविजनल चार्ट के अंदर केंद्र स्थान के अंदर यदि शुभ ग्रह आ जाए, तो उस पर्टिकुलर डिवीजन के रिलेटेड अच्छे फल मिलते हैं, तो इस नेटिव का मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। सैटर्न इनके 7वें भाव को देख रहा है, इसलिए वो डिलेड मैरिज है, ये पक्का है। 7th हाउस पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। इसके बाद 7th लॉर्ड मरकरी को अपने ही राशि में है, इसलिए 7th लॉर्ड की स्थिति अच्छी होगी, मगर इसको भी सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन है। कारक वीनस 12वें भाव के अंदर चला गया है कारक, मगर वो मित्र राशि के अंदर है, तो मित्र राशि में इसको मैं बेटर ही मान के चलूंगा। 12वें भाव में इसलिए प्लेसमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कुंडली के अंदर प्रॉमिस है, मगर सैटर्न के इन्फ्लुएंस की वजह से डिलेड मैरिज के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब डिलेड का मतलब तो यही हो गया 27 एज तो हो ही चुकी है करीब करीब, तो डिलेड मैरिज का 28 में भी हम इसको बहुत अर्ली मैरिज कंसिडर करके नहीं चल सकते। मगर यहाँ पर क्योंकि D9 चार्ट के अंदर केंद्र भाव में दो शुभ ग्रह हैं, इसलिए मैरिज में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब मैं टाइम करूंगा इसको, अभी तक मैंने इसको एनालाइज किया था। ये यहां पर मैंने देखिए जो प्लेनेट क्वालिफाई करते हैं दशाओं में, वो 1st लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में मैरिज हो सकती है।
महादशाओं को मैं कंसिडर नहीं करता। मेरा लॉजिक ये है कि महादशाओं का कोई भी रोल नहीं होता, और मेरा लॉजिक नहीं है, ये बहुत ही नॉन एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा करते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स में मैंने ये देखा है और उसको ही मैं लगाता हूँ और वो सटीक बैठता है। तो महादशा का कोई रोल नहीं होता। आपकी जो मैं अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा तीनों दशाओं को लेकर चलता हूँ। यदि टाइमिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है तो ये मान के चलिए कि नेटिव के बर्थ टाइम में डिफरेंस की वजह से आएगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। तो यहाँ पर जो प्लेनेट क्वालिफाई करते हैं दशा प्लेनेट मैरिज करने के लिए, वो यहाँ पर मरकरी हो जाता है, दैट इज लंग लॉर्ड। जुपिटर हो जाता है सेवंथ लॉर्ड, और ट्वेल्थ लॉर्ड वीनस हो जाता है। ये तीन प्लेनेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड, मरकरी, जुपिटर और वीनस आर एलिजिबल दशा फॉर मैरिज। नेटिव मेरे पास 11 अप्रैल 2024 का आया, तो मैं इसके बाद की दशाएं देखूंगा। तो अब करंटली इनकी जो महादशा चल रही है वो चल रही है सूर्य की 16 जून 2026 तक। तो मैं इसी पीरियड को पिन पॉइंट करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अभी एज निकाली थी, तो 28th ईयर में मेरे हिसाब से इनकी मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं। तो 28th ईयर के आसपास का पीरियड भी मैं देखने की कोशिश करूंगा। तो सभी मैं कॉम्बिनेशन को लगाऊंगा। अब यहाँ पर मैं अंतरदशाओं पर जाता हूँ। तो अंतरदशाएं क्वालिफाई करती हैं मरकरी, जुपिटर और वीनस की। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो सबसे पहले ये तो पीरियड निकल ही चुका है अप्रैल 2024 तक का। इसके बाद मरकरी की दशा आ रही है, ये आपका 4/4/2024 से लेकर 10/2/2025 तक। तो मरकरी की अंतरदशा क्वालिफाई कर रही है, मगर इस पीरियड के अंदर ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सन मरकरी की जो दशा है वो क्वालिफाई कर रही है मैरिज के लिए, मरकरी की अंतरदशा। मगर उस टाइम पर देखिए, अभी करंटली आप समझ लीजिए क्यों नहीं ये सेटिस्फाई कर रही है। सैटर्न 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो यहाँ से ना ही तो सेवंथ भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही सेवंथ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना ही लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसी को भी नहीं कर रहा है, एक को भी। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, इसलिए सैटर्न क्योंकि ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने मरकरी की दशा को, जो अंतरदशा थी, उसको कंसिडर नहीं किया। मरकरी के बाद केतु की अंतरदशा है और फिर वीनस की अंतरदशा है, तो वीनस भी क्वालिफाई करता है। अब वीनस की जो अंतरदशा आएगी वो 16 जून 2025 से लेकर 16 जून 2026 तक आएगी, और वो क्वालिफाई करती है मैरिज के लिए वीनस की अंतरदशा। अब वीनस की अंतरदशा को मैंने कंसिडर कर लिया कि ये क्वालिफाई कर रही है। वीनस की अंतरदशा में वीनस की प्रत्यंतर दशा मैरिज करवा सकती है। मैंने पहले ही कहा था अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सेम प्लेनेट की हो सकती हैं, मगर प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा सेम प्लेनेट की नहीं हो सकती। तो वीनस की महादशा, वीनस की अंतरदशा में वीनस की प्रत्यंतर दशा क्वालिफाई करती है। अब उसके अंदर मैं सूक्ष्म दशाओं को लूंगा। तो वीनस की अंतरदशा के अंदर वीनस की प्रत्यंतर दशा और वीनस की सूक्ष्म दशा, इसे छोड़ दीजिए, तीनों सेम नहीं हो सकती। इसके बाद सन आएगा, सन क्वालिफाई नहीं करता, यहाँ पर सन है नहीं। सन के बाद मून आएगा, वो भी क्वालिफाई नहीं करता, यहाँ पे मून नहीं है। मून के बाद मार्स आएगा, वो भी क्वालिफाई नहीं करता। और मार्स के बाद राहु आएगा, वो भी क्वालिफाई नहीं करता। राहु के बाद जुपिटर आ रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये पीरियड मैरिज के लिए क्वालिफाई हो रहा है 15 जुलाई 2025, 17 जुलाई 2025 से लेकर 25 जुलाई 2025 का पीरियड आपका आ रहा है सन वीनस, वीनस जुपिटर। वीनस की अंतरदशा, वीनस की प्रत्यंतर दशा और जुपिटर की सूक्ष्म दशा है। यहाँ पर जो अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा रिपीट हो सकती हैं, मगर प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा रिपीट नहीं हो सकती। जैसा ये जुपिटर होता तो ये जुपिटर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। तीनों सेम नहीं हो सकती है, ये रूल है आपका। तो यहाँ पर ये मैंने पीरियड को पिन पॉइंट कर दिया 17 जुलाई 2025 से लेकर 25 जुलाई 2025 तक। मैंने ऐसा पहले ही कहा है कि इनके लव मैरिज के भी चांसेस हैं, या नॉन पर्सन से मैरिज के चांसेस हैं, जो पहले से ही नॉन होगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो दशाओं पर मैं पहुंच गया, और मैंने इस पीरियड को ऑन द बेसिस ऑफ दशाएं 17 जुलाई 2025 से लेकर 25 जुलाई 2025 तक पिन पॉइंट कर दिया 8 डेज पर। अब मैं और भी अदर टेक्निक्स लगाकर देखूंगा कि ये लग भी रही है या नहीं लग रही है। इसमें एक और हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने सन और वीनस की यहाँ पर दशाएं लगाई है। इसके बाद का यदि पीरियड देखना हो तो उसको भी आप देख सकते हो। सन वीनस के जो अंतरदशा के अंदर सन और वीनस की मैंने एक और कोशिश की है कि इसके बाद का कोई पीरियड यदि मैं देख सकता हूं क्या। तो सन और वीनस की
अंतर दशाओं के अंदर आप जो नेक्स्ट प्रत्यंतर दशा जो क्वालिफाई करती है वो करती है आपका जुपिटर की, सन वीनस जुपिटर। यहाँ पे मैंने सन वीनस वीनस किया था, इसके बाद सन की प्रत्यंतर दशा क्वालिफाई नहीं करती, मून की नहीं करती, मार्स की नहीं करती, राहु की नहीं करती, तो जुपिटर की प्रत्यंतर दशा भी क्वालिफाई करती है आपकी। यदि मैं जुपिटर की प्रत्यंतर दशा ले लेता हूं तो सबसे पहला आता है वीनस जुपिटर जुपिटर। तो प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा दोनों रिपीट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। तो अब ये जुपिटर की जो आपकी सूक्ष्म दशा है वो रिपीट नहीं हो सकती, तो इसके बाद सूक्ष्म दशा आती है सैटर्न की, वो क्वालिफाई नहीं करता। फिर मरकरी की आती है, वो क्वालिफाई कर जाता है। तो ये पीरियड आता है 3 जनवरी 2026 से लेके 10 जनवरी 2026 तक। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में भी नेटिव की मैरिज हो सकती है, 3 जनवरी 2026 से लेके 10 जनवरी 2026 तक। तो मैंने दो टाइम दूंगा, एक टाइम दूंगा मैं 17 जुलाई 2025 से लेके 25 जुलाई 2025 तक, और दूसरा टाइम दूंगा मैं इसे 3 जनवरी 2026 से लेके 10 जनवरी 2026 तक। ये 2 टाइम्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। दोनों टाइम सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इनमें या तो इस पर्टिकुलर पीरियड में मैरिज हो जाएगी या मैरिज फिक्स हो जाएगी, और यदि इस पीरियड में नहीं हुई तो इस पीरियड में इनकी मैरिज होगी। तो ये दो पीरियड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, 3 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि ये यदि 29th ईयर में एंटर हो जाते हैं तो ये पीरियड आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांजिट की कंडीशंस और जो अलग और दशाओं की कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं, उसे अब हम देखते हैं। तो ट्रांजिट की कंडीशंस के लिए देखिए मैं चला जाता हूं, यहाँ पर योगिनी दशा भी मैं देखता हूं। सबसे पहले मैंने योगिनी दशा देखी है पहले वाले पीरियड के अंदर, जो मैंने जुलाई का पीरियड पिन पॉइंट किया था, उस टाइम योगिनी दशा चल रही थी मंगला बद्रिका। 20/7/2025 से लेके 9/9/2025 तक जो योगिनी दशा थी वो थी मंगला बद्रिका। बद्रिका एक्चुअली मरकरी की दशा होती है। तो बद्रिका यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मरकरी इस कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये मैरिज करा सकता है। और यदि आप नवांश चार्ट देखोगे तो वो 7th लॉर्ड है। तो जो ये अंतरदशा है योगिनी में, वो मैरिज कराने के अंदर कैपेबल है। तो ये पर्टिकुलर दशा भी इसको जस्टिफाई कर रही है। तो देखिए मैंने आपको पाराशरी के बाद यहाँ पर योगिनी दशा से भी इसको जस्टिफाई कर दिया है। अब मैं आपको इसको जस्टिफाई करूंगा जेमिनी टेक्निक से। जेमिनी टेक्निक से मैंने इस कुंडली के अंदर उपपद मार्क किया हुआ है, ये उपपद है 6 साइन में। यहाँ पे दारा कारक है मार्स, वो मार्क किया हुआ है। दारा कारक नवांश भी मार्स ही है। 7वां पद ये 11 साइन में है, और ये 7वें से 7वां पद है। इनकी जो दशा है यदि आप देखोगे, ये मैंने कैलकुलेट की है क्योंकि एप्स में जनरली गलत होती है। तो ये दशा इनकी 10 जून 2025 से लेके 10 दिसंबर 2025 तक एक्वेरियस लियो की दशा है। एक्वेरियस लियो की दशा है। तो एक्वेरियस आप ध्यान से देखिए, एक्वेरियस यहाँ पर 7वां पद है, 7th पद की दशा है। 7th पद की दशा बेस्ट दशा होती है जेमिनी के हिसाब से, और लियो 7th पद से 7वां भाव है। तो 7th पद से 7वें भाव की दशा में भी मैरिज हो सकती है। जो भी जेमिनी जानते हैं उन सभी को ये पता है। तो ये आपकी इनकी मैरिज हो जाएगी। फर्दर जो ये अंतरदशा है लियो साइन, वो दारा कारक को एस्पेक्ट भी कर रहा है, यहाँ पर दारा कारक को एस्पेक्ट कर रहा है। इसके बाद का पीरियड भी मैं देखूंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने एक और टाइम दिया है, डबल टाइम दिया है आपको। जनवरी 2026 में टाइम दिया है, तब इनकी दशा हो जाएगी एक्वेरियस और वर्गो की। तो एक्वेरियस तो देखिए 7th पद है, और वर्गो यहां पर उपपद हो जाएगा। वर्गो उपपद हो जाएगा, और वर्गो 7वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो वर्गो भी एलिजिबल है। तो इसके बाद के पीरियड में भी मैरिज हो सकती है। 10/12/2025 से आगे के 6 महीने में भी मैरिज हो सकती है एज पर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने दोनों पीरियडों को यहां पर जस्टिफाई कर दिया है। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिट को देख लेते हैं कि ट्रांजिट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ट्रांजिट आपको मालूम है मार्च 2025 के बाद सैटर्न 12 साइन में पाइसेस में चला जाएगा। तो यहाँ पे 12 साइन से वो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न ने ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। उस वक्त पर जुपिटर 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा। तो 3 साइन से वो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर ने भी ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो डबल ट्रांजिट कंडीशन 7वें भाव पर लग रही है।
मंथ निकालने के लिए मैं सन का ट्रांजिट देखता हूं, तो सन जुलाई 2025 के अंदर 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा, तो 4 साइन से वो 9 साइन में वो 4 साइन से वो 7th लॉर्ड जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, तो सन ने भी ट्रांजिट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसके बाद वो मार्स भी हम देखते हैं, मार्स एक्चुअली 6 साइन में ट्रांजिट कर रहा है इस टाइम पर, तो 6 साइन से वो ट्रांजिट करके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये चारों प्लेनेट आपके 7th हाउस या 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ट्रांजिट की कंडीशन इनकी सेटिस्फाई हो रही है। तो जो इनकी फर्स्ट टेंटेटिव डेट मैंने दी है मैरिज की, वो दी हुई है आपको जुलाई 2025। अब मैं दिसंबर जनवरी 2026 भी टाइम दे रहा हूं, उस टाइम पर भी ट्रांजिट की सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जनवरी 2026 के अंदर भी सैटर्न यहीं पे होगा और वो आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। जुपिटर मगर 4 साइन में चला जाएगा, तो जुपिटर 4 साइन से 7th लॉर्ड जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है। सन उस टाइम पर यहां 7वें भाव के अंदर ही होगा, तो वो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। मार्स भी यहीं पे होगा, तो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों जो मैं डेट दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों डेट सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। एक तो मैं डेट दे रहा हूं मैरिज की, ये पर्टिकुलर दे रहा हूं 17/7/25 से लेके 25/7/25 तक, और दूसरी मैं यहाँ पर डेट बता रहा हूं आपको 3 जनवरी 2026 से लेके 10 जनवरी 2026 तक। ये भी दशाओं की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, योगिनी को भी सेटिस्फाई कर रही है, जेमिनी को भी सेटिस्फाई कर रही है और ट्रांजिट को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे मैं डबल डेट दे रहा हूँ, जो भी इन दोनों में से किसी न किसी डेट में पक्का मैरिज हो जाएगी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसे सीखने की कोशिश करें। केपी सबसे आसान टेक्निक है जिसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मैथमेटिकल टूल्स हैं, उनके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। करते क्या है, मैरिज के लिए 7वां भाव देखिए, यहाँ पे कसफल की कुंडली होती, वो आपकी एक टेबल होती है, उसमें 7वें भाव का कसफल लॉर्ड देखते हैं। कस्प का सब लॉर्ड, उसको कसफल सब लॉर्ड बोलते हैं, एस बी जहां पे लिखा हुआ है सब लॉर्ड। तो इस कुंडली में इनका 7वें भाव का सब लॉर्ड है मार्स, उसको नोट कर लिया मैंने, 7th कसफल सब लॉर्ड मार्स। अब आपको इसको छोड़ देना है और यहाँ पे प्लेनेट की टेबल में चले जाना है। तो मार्स का यहाँ पर आपको सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड मार्स का देखना है। तो सब लॉर्ड राहु है और नक्षत्र लॉर्ड सन है, उन्हें मैंने लिख दिया है, नक्षत्र लॉर्ड सन हो गया और सब लॉर्ड राहु हो गया। तो 3 प्लेनेट हो गए काम के, मार्स, सन एंड राहु। ये 7th कसफल सब लॉर्ड है, ये उसका नक्षत्र लॉर्ड है और उसका सब लॉर्ड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मार्स है, ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन सभी 7 प्लेनेट 9 के 9 प्लेनेट्स के दिए हुए हैं। तो मार्स किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो लिख दीजिए, 3, 6, 7, 11, ये नोट कर दिया। सन किन किन को सिग्निफाई कर रहा है वो लिख दिया, 1, 3, 4, 6, और राहु किन किन को सिग्निफाई कर रहा है वो लिख दिया मैंने, 3, 5, 7, 12। इन सबको इकट्ठा कर दीजिए। तो यहाँ पे आया 1, 3, 4 मिस हो गया, 5, 7, 11, 12। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मैरिज के लिए जो हाउसेस रेलिवेंट हाउसेस हैं वो होता है 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 12th हाउस। यदि किसी भी उस स्क्रिप्ट में तीनों में से कोई भी एक भाव हो जाए तो मैरिज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैरिज का प्रॉमिस है, और मैरिज के प्रॉमिस की वजह क्या है, यहाँ पे 7th और 11th हाउस आ रहा है, साथ में तीसरा और 5वां भाव भी आ रहा है। तीसरा भाव ये बताता है कि आपके रिलेटिव्स में या नेबरहुड के अंदर मैरिज हो सकती है नेटिव की, किसी मिलने जुलने वाले रिलेटिव से। और 5th हाउस इंडिकेट करता है कि लव मैरिज हो सकती है। तो यहाँ पर प्रॉमिस भी है किसी मिलने जुलने वाले पर्सन से, और लव मैरिज का भी प्रॉमिस है इस कुंडली के अंदर। अब दशाएं क्या जस्टिफाई करती हैं, यहाँ पर मैं दशा और अंतरदशा लूंगा। पाराशरी में मैंने अलग कंसेप्ट यूज किया था, केपी में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी ले सकते हैं। मैं केवल दशा और अंतरदशा से इसे एक्सप्लेन करूंगा। दशा में यदि प्रॉमिस नहीं है तो फिर आपको अंतरदशा देखने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है सन की दशा चल रही थी, तो अब आपको क्या क्या लेना है, यहाँ पर देखिए आप प्लेनेट सन, इसके सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड को भी नोट कर लेना है। तो प्लेनेट सन लिखा, उसका सब लॉर्ड आप देखिए, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, सब लॉर्ड राहु है। अब सन किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो लिख लीजिए, 1, 3, 4, 6। उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी जिन जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है लिख लीजिए, 1, 4, 6, 9। और उसका सब लॉर्ड राहु किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है
वो लिख लीजिए 3, 5, 7, 12। अब इन सभी हाउसेस को एक साथ लिख दीजिए, वो हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 7, 12। इसके अंदर भी 3, 5 और 7 भाव आ रहे हैं। थर्ड भाव है नेबरहुड या रिलेटिव्स, फिफ्थ हाउस है रोमांस या लव मैरिज, और सेवेंथ हाउस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो दशा भी इस चीज को एक्सप्रेस कर रही है। अब आ जाते हैं हम अंतरदशा। अब यहाँ पे मैं पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ, लव मैरिज होने का मतलब जरूरी नहीं है लव मैरिज हो, किसी मिलने जुलने वाले पर्सन से भी मैरिज हो सकती है, जिसे आप पहले से जानते हैं। अब आ जाते हैं अंतरदशा। अंतरदशा वीनस की थी जब मैंने निकाला था, तो यहाँ पे हम वीनस की स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले वीनस को लिख लिया। वीनस का हम यहाँ पर देखिए देखेंगे, इसका नक्षत्र लॉर्ड सन है और सब लॉर्ड मरकरी है, इन्हें लिख दिया सन एंड मरकरी। अब इनकी स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। वीनस किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, 3, 5, 6, 7, 12, ये लिख दिया हमने। इसका सब लॉर्ड सन सिग्निफाई कर रहा है 1, 3, 4, 6, सॉरी नक्षत्र लॉर्ड 1, 3, 4, 6, और सब लॉर्ड मरकरी सिग्निफाई कर रहा है 1, 4, 6, 9। अब इनकी ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखी तो उसके अंदर आ रहा है 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12। तो 3, 5 और 7 हाउसेज यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो वही कॉम्बिनेशन है कि किसी मिलने जुलने वाले रिलेटिव, नेबरहुड, लव मैरिज या किसी भी तरीके की मैरिज हो सकती है। तो इस बेसिस पर इनकी सन और वीनस की जो दशा है वो मैरिज कराने में कैपेबल है। ये हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर निकाला। हम और भी पिन पॉइंट कर सकते हैं इसको, प्रत्यंतर दशा के बेस पर भी हम देख सकते हैं। तो वहां तक मैं गया नहीं हूं, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से यहाँ पर टाइमिंग निकालने की कोशिश की है। भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट भी मैंने यूज किया है, पराशरी भी यूज किया है, जेमिनी भी यूज किया है और केपी भी यूज किया है। और उसके बेसिस पर जो मैं 2 टेंटेटिव डेट दे रहा हूँ, वो इनका जुलाई 2025 या जनवरी 2026 के अंदर इन नेटिव की मैरिज हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं आगे और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने वीडियोस में। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।